नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज मुहामुही में मुकाबला है दो दाढ़ी वालों का। हमारे साथ हैं CPIML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी। दीपांकर भट्टाचार्य जी, आपका स्वागत है। दीपांकर जी, जैसे एक धर्म होता है और उस धर्म के भीतर कई सारी जातियां होती हैं, उसी तरह से अगर कम्युनिज्म को एक धर्म माना जाए तो इस कम्युनिज्म धर्म के अंदर बहुत सारी जातियां हैं। CPI है, CPIM है, CPIML है, आपका RSP है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, नक्सली भी अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं। ये क्या फर्क है आप सब लोगों में? पहली बात तो सभी धर्म वाले नहीं मानेंगे कि धर्म में जातियां होती हैं। जी, जी। ये हिंदू धर्म की एक खासियत है। जी, जी। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, ये राजनीति में जो अलग अलग दल है, ये शायद वो जाति से नहीं मेल खाता है। आप देखेंगे कि देश में जैसे कांग्रेस पार्टी थी, जी, जी। आज भी मैं मानता हूँ कि कांग्रेस एक खेमा है, एक कांग्रेस परिवार है, लेकिन अलग अलग कांग्रेस पार्टी बनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है, तो तृणमूल कांग्रेस भी बन गई। जनता दल को लीजिए, वो एक समाजवादियों का, एक लोहियावादियों का खेमा है। उसमें भी जनता दल यूनाइटेड है, तो राजद है, जनता दल सेक्युलर भी है। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि देश में जो वामपंथी खेमा है, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उसमें भी अलग अलग पार्टियां हैं जी। जरूर। लेकिन ये जो विभाजन हुआ है, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक वैचारिक कारण से। कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग नेता हैं, उनके कुछ अहम है और इसीलिए अलग अलग पार्टियां हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। कम्युनिस्टों से देखिए, उनके सामने सवाल है कि व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति करने वाले हैं कम्युनिस्ट, और बाकी ज्यादातर जो पार्टियां हैं वो यथास्थिति को बनाए रखने वाली पार्टियां हैं। तो जब परिवर्तन के लिए लड़ना है, तो परिवर्तन में हर 5 साल बाद एक सत्ता परिवर्तन भी है, उससे बड़ा परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, नीतियों में परिवर्तन। तो जब बड़े बदलाव के खिलाफ लड़ेंगे तो बदलाव का तौर तरीका, बदलाव कितना गहरा हो, कितना व्यापक हो, कितना सार्थक हो, ये बहस तो रहेगी। और इसी बहस के आधार पर कम्युनिस्टों में अलग अलग पार्टियां हैं। ठीक है दीपांकर जी, आपकी बात समझ में आ रही है। लेकिन ये सारी कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं, उनके साथ एक अलग अलग पूंछ जो है जुड़ी हुई है। किसी के साथ माओवादी जुड़ा हुआ है, किसी के साथ मार्क्सवादी जुड़ा हुआ है, किसी के साथ लेनिनवादी जुड़ा हुआ है। आपके साथ मार्क्सवादी और लेनिनवादी दोनों जुड़ा हुआ है। तो ये माओवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, इन सब में क्या क्या फर्क है? अलग से कुछ भी ना लिखा रहे तब भी चल सकता है। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी कह दे तो अंतर नहीं पड़ने वाला है। वैसे तो मार्क्स ने शुरुआत की थी जी। और मार्क्स की जिंदगी में कोई सफल कोई क्रांति का अनुभव अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में नहीं आ पाया था जी। वो एक तरह से लेनिन के माध्यम से, रूस के माध्यम से अनुभव आया। लेकिन वो अनुभव भी जो था वो एक तरह से यूरोप का था। तो माओ ने चीन में जो प्रयोग करके दिखाया, तो एक तरह से वो ज्यादा जरूर है कि भारत से मिलता जुलता है, एशिया के एक बड़ा देश। तो इससे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, या कुछ लोग कहते हैं माओ, हम लोग कहते हैं माओ विचारधारा, कुछ लोग कहते हैं माओवाद। तो अलग अलग शब्द है, अलग अलग उसमें कुछ एम्फेसिस के पॉइंट्स अलग अलग हैं। आम जनता के लिए बताएंगे कि वो एम्फेसिस के पॉइंट्स क्या हमें लगता है कि फर्क है इन सारे इसमें। तो देखिए, नाम में अलग करने के लिए ही, जैसे भारत में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जी। तो जब वो कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के प्रति रूप कैसा हो, इस सवाल पर पार्टी में विभाजन हुआ, तो जो लोग अलग हुए तो उनको एक मार्क्सवादी जोड़ना था, नहीं तो अलग कैसे लोग समझेंगे। इसी हिसाब से जब CPIML बनी नक्सलवादी के किसान विद्रोह के बाद, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑलरेडी थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पहले से थी। तो जब नई पार्टी बनी तो मार्क्सवादी, लेनिनवादी। और मैं समझता हूँ कि आज जो माओवादी हैं, ये भी एक जमाने में खुद को मार्क्सवादी, लेनिनवादी कहते थे, लेकिन अब उनका अपना रास्ता अलग है। वो सिर्फ हथियार के बल पर कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने भी ये जरूरत महसूस की कि कोई बिल्कुल अलग नाम लिया जाए, तो उन्होंने माओवादी नाम ले लिया। आपकी बातों का लबो लुआब जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि विचारधारा में कोई बहुत व्यापक फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि अलग अलग संगठन विचारधारा को लागू कैसे किया जाए भारत के संदर्भ में। जी। भारत जैसे देश में एक बड़ा बदलाव, सार्थक बदलाव कैसे लाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस पूरे सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के अध्ययन में और किस तरह से चला जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इसके तौर तरीकों में फर्क है, उसमें फर्क है। तो जैसे कम्युनिस्ट की दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, CPI और CPM,
तो इन दोनों से आपके संगठन ये देखिए, एक जमाने में लोग सीपीआई और सीपीएम के बीच में भी बड़ा फर्क करते थे। जी, जी। अब लगभग कोई फर्क रहा नहीं रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क आता है। जी। राष्ट्रपति चुनाव में आपने देखा सीपीएम ने तय किया कि प्रणब मुखर्जी को वोट देना है, सीपीआई ने तय किया कि नहीं देना है, अलग तो फर्क है। लेकिन मोटे इस तरह अलग है। मैं समझता हूं कि हम लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं, लेकिन हम कहीं से भी इस देश में जो सरकारें चल रही है, जो यथास्थिति की राजनीति चल रही है, इससे हमारा कोई समझौता नहीं है। हम सोच ही नहीं सकते हैं कि यूपीए जैसी सरकार में हम बाहर से समर्थन देंगे। हम ये सोच ही नहीं सकते हैं कि किसी ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन बना करके हम सरकार चलाएंगे। हम ये सोच ही नहीं सकते बंगाल में जिस तरह से अभी सीपीएम के 34 साल की सरकार में कम से कम आखिरी दौर में सिंगूर हुआ, नंदीग्राम हुआ, कि हम कहीं सरकार में हो और किसानों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए, हम ये सोच ही नहीं सकते। माले क्रांतिकारी विपक्ष है। अगर विधानसभा के अंदर है तब भी क्रांतिकारी विपक्ष है, विधानसभा के अंदर नहीं है तब भी सड़क पर खेत खलिहानों में क्रांतिकारी विपक्ष है। कम्युनिस्ट पार्टियों के विचार कमोबेश एक समान हैं, लेकिन कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो अपने विचारों पर अडिग नहीं रह पाती हैं। आप अपने कम्युनिज्म के विचारों पर अडिग रहने वाली आपकी पार्टी है। ठीक है, ये आप इस तरह से कह सकते हैं। ये निष्कर्ष आपस में जो कम्युनिस्टों में वैचारिक मतभेद है, ये बहस रहती है। जी। या फिर इसकी व्याख्या इस तरह से की जाए कि आप लोग थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, थोड़े से कट्टर हैं। नहीं, कट्टर शब्द मैं तो नहीं मानता हूँ। हालांकि जो सिद्धांत हो या उसूल हो, जनता के प्रति, देश के प्रति, क्रांति के प्रति जो आपकी वफादारी है, मैं समझता हूँ कि उसमें हम प्रतिबद्ध हैं। दूसरी बात है कि अगर देश में कम्युनिस्टों से जनता की क्या अपेक्षा है? जनता की अपेक्षा है कि जो अभी की स्थिति है उस स्थिति में थोड़ी बहुत राहत कैसे मिल जाए, ये भी कम्युनिस्ट करें, लेकिन सिर्फ राहत की राजनीति ना करें, सिर्फ छोटे मोटे सुधार की राजनीति ना करें, बल्कि समाज कैसे बदलेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए एक बुनियादी बदलाव का रास्ता भी कम्युनिस्ट दिखाया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि जब इस देश में तो अब स्थिति ये हो गई है कि थोड़ा मोड़ा भी विरोध कीजिए तो उसको भी लोग कह देते हैं कि उग्रवाद है। लोग चाहते हैं कि कोई विरोध ही ना हो, बिल्कुल एकदम खुला मिल जाए। दिल्ली में यूपीए की सरकार है, पटना में एनडीए की सरकार है, जिसको जहां मौका मिले वो पूरा लूट में मशगूल हो जाए, कोई विरोध नहीं हो। तो इसलिए आज तो थोड़ा बहुत विरोध करने पर ही लोग कह देते हैं कि बहुत कट्टर है। लेकिन दीपांकर जी, क्या यह तथ्य नहीं है कि आपकी पार्टी जो है, आपका जो संगठन है, वो कई सारी हिंसक वारदातों में शामिल रहने का उस पर आरोप लगता रहा है? मसलन मैं आपको बताऊं कि जो मध्य बिहार में कुछ जातीय नरसंहार हुए 1990 के दशक में, तो उनमें से कुछ नरसंहारों में आपका संगठन भी शामिल था, इस तरह के आरोप लगते रहे। मैं समझता हूं कि माले के ऊपर ऐसा तो कोई आरोप बिहार में जो जानकार है वो लगा नहीं सकते कि माले ने जनसंहार की राजनीति की हो या किसी जनसंहार को अंजाम दिया। लेकिन ये जरूर है कि माले को खत्म करने के नाम पर, माले यानी जो बिहार में गरीब जो उठ खड़े हो रहे हैं एक सम्मान के लिए, अधिकार के लिए, एक सामाजिक मर्यादा के लिए, इसको खत्म करने के लिए जनसंहारों का सहारा जरूर लिया गया। और ये पूरे तमाम निजी सेनाओं का दौर चला। खासतौर पे सबसे आखिरी दौर में रणवीर सेना बनाई गई थी माले को खत्म करने के लिए। तो उस समय कुछ लोगों ने ही सोचा था कि शायद ये कुछ माले वालों का ही मामला है, ये लोग कुछ अति करते हैं, इसीलिए इनको खत्म करने के लिए रणवीर सेना है। लेकिन अभी तो पटना में भी लोगों ने देखा, पूरे बिहार में लोगों ने देखा ये कैसे लोग हैं, किस तरह से उत्पात मचाने वाले लोग हैं। ठीक कह रहे हैं आप दीपांकर जी, बिल्कुल सबने देखा है और उसको लेकर सरकार पर और पुलिस पर भी सवाल है। लेकिन जब नरसंहारों का मध्य बिहार में हम इतिहास देख रहे थे, पन्नों को, पुराने पन्नों को पलट रहे थे, तो उसमें 1996 में भोजपुर के नाधी में जो एक नरसंहार हुआ था, 8 लोग मरे थे, उसमें सीपीआई-एमएल का नाम आ रहा है। 1997 में जो जहानाबाद के चौरम में एक नरसंहार हुआ था, उसमें भी 8 लोग मरे थे, उसमें भी सीपीआई-एमएल का नाम। लेकिन आप देखेंगे इस तरह के और छिटपुट कुछ हैं। हमारी पार्टी ने कभी कहीं कोई संगठित जनसंहार करने की कोई कोशिश की, ना उसको अंजाम दिया। लेकिन जैसे आपने अभी चौरम का नाम लिया, चौरम से ठीक पहले बाथे का जनसंहार हुआ, तो जहां 60-60, 65-65 लोगों की हत्या की जाएगी, तो उसके बाद मान लीजिए अगर कहीं प्रतिक्रिया में कुछ घटना घटती है, वो लोगों के स्तर पर, गांव के स्तर पर, नीचे की जनता के स्तर पर, तो हम समझते हैं कि हमारी पार्टी ने तो कोशिश की। हमने बार बार कहा है कि जनसंहार के बदले में जनसंहार, ये हमारी राजनीति नहीं, हमारी दिशा नहीं है। और माओवादियों से सबसे बड़ा फर्क
बिहार में अगर आप देखेंगे तो दलेल चक बघवारा से लेके सेनारी तक जो माओवादियों की दिशा रही और जो माले का रास्ता रहा, उसमें सबसे बड़ा एक अंतर जो आम लोगों को भी समझ में आता है वो यही रहा कि माले ने जनसंहार के बदले में जनसंहार, काउंटर मैसेकर की पॉलिटिक्स माले ने नहीं की। एक और चीज है दीपांकर जी की, सड़कों पर इस वक्त आपकी पार्टी जो एक परसेप्शन बन रहा है, सबसे ज्यादा सशक्त विपक्ष के रूप में दिखाई देता है, उसकी मौजूदगी सड़कों पर जनता के मुद्दों पर दिखाई देती है। आपको क्या प्रॉब्लम है नीतीश कुमार की सरकार से, आपको प्रॉब्लम क्या है दीपांकर जी? जो प्रॉब्लम पूरे बिहार को है, हमें अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक सपना दिखाया, एक वादा किया कि बिहार में हम कानून का राज लाएंगे, सिर्फ विकास नहीं न्याय के साथ विकास लाएंगे, महादलित जो बिल्कुल वंचित है उनके लिए हम खास इंतजाम करेंगे, मुस्लिम समुदाय के अंदर हम पसमानदा मुस्लिम को अलग से देंगे, हम महिलाओं के लिए काम करेंगे। अब हुआ क्या? आज पूरे बिहार में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार घट रही है। आज पूरे महादलित बिहार में आपने देखा है कि भाई बथानी टोला में हाई कोर्ट से राय आती है कि सारे अभियुक्त जो है बरी कर दिए जाते हैं। गांव गांव में उत्पीड़न बढ़ा हुआ है, अत्याचार बढ़ा हुआ है, मजदूरों का हाथ काट लेना, एक छोटी सी लड़की अगर है तो उसको भी गोली मार के हत्या कर देना। आज मुस्लिम समुदाय की बात करें, फारबिसगंज में एक सड़क के लिए 50-60 साल से जो सरकार सड़क पर लोगों का अधिकार था, आने जाने का रास्ता था, उस रास्ता को भी आप जमीन अधिग्रहण के नाम पर किसी अग्रवाल के लिए, किसी भारतीय जनता पार्टी के लिए, किसी शराब फैक्ट्री के लिए, उस रास्ते को भी आप ले लेना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा लोग विरोध करेंगे तो गोली मार करके भून देंगे 4-4 लोगों को। क्या यही नीतीश जी ने वादा किया था? नीतीश जी अगर ये सोच लें कि बहुत बड़ा बहुमत है और मीडिया पर बहुत जबरदस्त एक दबाव और एक पूरा पकड़ है और इस समय लालू जी थके हुए हैं और रामविलास जी थके हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का कहीं आता पता नहीं है, तो बिहार में अगर किसी ने यह सोच लिया हो कि विपक्ष रहित है तो वो बिहार को नहीं समझते हैं। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का नाम, लड़ने का नाम है बिहार। वो 74 आंदोलन भी ले ले, उस समय कहां कोई विकल्प था, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ जेपी के दौर में, तो मध्य बिहार में भी हमारी पार्टी कहां थी? लोगों ने लड़ करके पार्टी बनाने का काम किया। तो इसलिए बिहार में कभी भी विपक्ष की कमी नहीं रहेगी। बिहार में कभी भी बिहार संघर्षहीन, विपक्ष रहित जैसा नीतीश जी प्रचार करेंगे वो विज्ञापन छप सकता है, लेकिन बिहार की हकीकत ठीक है। नीतीश कुमार की सरकार पर 5 सबसे बड़े आरोप, 5 सबसे बड़े आरोप एक वाक्य में आपके क्या है? फिर अपराध बढ़ गया है, अपराध बढ़ गए, फिर अपराध बढ़ गया है। आप देखेंगे कि बिहार में सामंती उत्पीड़न फिर से बिहार में बढ़ गया, महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर। आप देखेंगे कि पूरे बिहार में कृषि विकास का जो मामला था, आज सबसे उपेक्षित कृषि विकास है, किसान परेशान है। उसके लिए और उन्होंने रोड मैप बना दिया है। रोड मैप बनाने से रोड मैप तो ना तो रोड ही नहीं है, अब तो रोड ही खत्म होने लगा है, तो रोड मैप कहाँ है? किसान के लिए तो बड़ा सवाल है। देखिए, जमीन खेती के लिए आज आप धड़ल्ले से भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, चोर दरवाजे से अधिग्रहण कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ कन्वर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एक कानून बन गया है कि एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल दिखा करके चुपके से उसका अधिग्रहण कर लो। ये तो पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में है। तो बिहार में तो कृषि रोड मैप के नाम पर हो रहा है। भ्रष्टाचार आप ले तो आप कहेंगे कि बिहार में भ्रष्टाचार भी पूरे देश में है। चौथी चीज भ्रष्टाचार। बिल्कुल। ये लोग दिल्ली में कहते हैं कि CAG रिपोर्ट के आधार पर 2G में जांच होनी चाहिए, इस्तीफा दे राजा। अभी कोयला घोटाला सामने आया है, मनमोहन सिंह इस्तीफा दे, कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द हो। उसी CAG ने तो बिहार के बारे में भी रिपोर्ट दी। ACDC बिल में कोई हिसाब नहीं है। अभी पता चल रहा है कि शायद ये जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में, जिसमें बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में उजागर हुआ था, मायावती को जाना पड़ा, अब लगभग उसी तरह का घोटाला बिहार में भी उजागर होने लगा है। आज अगर कोयला ब्लॉक का आवंटन रद्द करने की मांग करते हैं तो क्या बियाडा में जो आवंटन में इतना बड़ा घोटाला हुआ है वो आवंटन रद्द नहीं होना चाहिए? तो ये जो पूरे राजनीति में अवसरवाद है, दो मुहापन है, मैं समझता हूँ बिहार को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से नीतीश जी यहाँ बैठ करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते हैं, खैर थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल भी जाएं कि वो कहीं जाकर के नरेंद्र मोदी से हाथ भी मिलाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले इसी बिहार में नीतीश जी के साथ मिल करके जो कुछ गुजरात में हुआ, लगभग उसी का एक छोटा प्रयोगशाला बिहार में बनाने की जो कोशिश हो रही है, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश। अभी रणवीर सेना जैसी सेना को भारत में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसने खुलकर ओन किया, भुवनेश्वर सिंह को गांधीवादी बताने का काम किया और उनके बाद पूरे पटना में तांडव मचाने का काम किया।
तो आज अगर ये इस तरह के उत्पात मचाने वाले लोगों की सरकार चल रही है और वो कानून के राज के नाम पर, ये तो बिहार को कहीं से भी मंजूर नहीं है। इन सुलझी और उलझी बातों के बीच जो है दीपांकर जी, हम अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो दीपांकर जी से पूछेंगे कुछ और पैने सवाल, कुछ और तीखे सवाल और कुछ और डायरेक्ट सवाल, इसके अलावा वो चंद सवाल जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं।